हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम बात कर रहे थे एंट्रोपी की सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। हमने सेकंड स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ा था। मैं एक बार थोड़ा समराइज कर दूं जो मैंने आपको बात बताई थी कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। अगर मुझे बहुत शॉर्ट में अगर फर्स्ट लॉ डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोलता हूँ, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। One form of energy can be converted into another and vice versa, but energy can neither be created nor destroyed। ये था थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ को बहुत छोटे शब्दों में कहा जाए, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। और मैंने लॉजिक भी दिया था कि इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, सिंस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेज in irreversible process and remains constant in reversible process। बट ये तो आप जानते ही हो ना कि जो भी प्रोसेसेस हमारे सराउंडिंग्स में हो रहे हैं, जो भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, ऑल आर इरिवर्सिबल। और जब इरिवर्सिबल हैं तो एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ेगी, और सारे तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं तो एंट्रोपी लगातार बढ़ती ही तो जा रही है। तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। ये है स्टेटमेंट। और वहाँ से क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को भी हमने लिखा था कि अगर मुझे किसी सिस्टम कोई प्रोसेस हो रहा है उसको प्रूव करना हो कि ये स्पॉन्टेनियस है, कहा जाए कि ये प्रूव करो कि स्पॉन्टेनियस या इरिवर्सिबल है, तो आप डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करते हो, डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट करते हो, दोनों का सम करते हो, डेल्टा एस यूनिवर्स या डेल्टा एस टोटल आ जाएगा। और यदि वो पॉजिटिव है तो यस, यू कैन से दैट द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताया था, कैलकुलेशंस क्वेश्चन भी किए थे। फिर बात की थी, चलो डिफाइन तो कर लें एंट्रोपी को। तो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। रैंडमनेस के मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए थे आपको। रैंडमनेस मतलब अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट, मोर द नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस और मोर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच द मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट, ग्रेटर विल बी द रैंडमनेस एंड ग्रेटर विल बी द एंट्रोपी। अब बात आती है कि रैंडमनेस के बेसिस पर हम कैसे एंट्रोपी कंपेयर करें ऑफ द वेरियस सब्सटेंस। तो लिखो कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी ऑन द बेसिस ऑफ रैंडमनेस। तो लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी ऑन द बेसिस ऑफ रैंडमनेस। जैसे एग्जांपल्स लेके बात करें, एग्जांपल्स ही हैं, एग्जांपल्स के क्वेश्चन ही तो हैं ये। जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया था आइस वाला, H2O सॉलिड, केवल वाइब्रेशन करते हैं मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड अकॉर्डिंगली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काफ़ी कम एक्टिव हैं, तो यू विल से दैट बस एंट्रोपी काफ़ी कम होगी। हीट करके आप उसे अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर दो तो लिक्विड में मोशंस ज़्यादा टाइप के होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स, एंट्रोपी बढ़ती है, और गैस की एंट्रोपी बहुत ही ज़्यादा। तो फॉर ए गिवन सॉलिड मोलर एंट्रोपी SM, M स्टैंड्स फॉर मोलर। मोलर एंट्रोपी मतलब सब्सटेंस सभी 1 मोल लेने हैं। सेम मास के लिए तो कंपैरिजन करोगे क्योंकि एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट मोलर एंट्रोपी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो SM सॉलिड इज लेस देन SM molar entropy of liquid and which is much less than molar entropy of gas। तो पूरा लिख दो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस की एंट्रोपी लिक्विड से काफी ज्यादा और लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा होती है फॉर द सेम सब्सटेंस। अच्छा, और कंपैरिजन करें, जैसे मान लो कोई गैस है, 2 गैस सैंपल्स एट सेम टेम्परेचर। मान लो आइडियल गैसेस ले ली, 2 आइडियल गैस सैंपल्स एट द सेम टेम्परेचर। अगर सेम टेम्परेचर पर हैं तो ध्यान दो, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम कम होगा, तो फिर एंट्रोपी विल बी लेस, और जिसका प्रेशर कम होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो एंट्रोपी विल बी मोर। सर ये कैसे? देखो, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो 0 है, नेग्लिजिबल। वैसे भी गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नेग्लिजिबल। तो गैसेस में मॉलिक्यूल्स अच्छे खासे फार अपार्ट होते हैं, दूर दूर होते हैं,
तो अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, तो मॉलिक्यूल पास पास होंगे, पास पास कम होंगे तो उन्हें भागने दौड़ने की आज़ादी कम होगी, भागने दौड़ने की आज़ादी कम होगी तो बंधे हुए से रहेंगे, और बंधे हुए से रहेंगे तो मोर रैंडमनेस विल बी लेस एंड एंट्रोपी विल बी लेस। प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मोर वॉल्यूम मीन्स मोर रैंडमनेस, क्योंकि मोर स्पेस विल बी अवेलेबल फॉर रैंडम मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, सो एंट्रोपी विल बी मोर। तो याद रखो, वॉल्यूम जितना ज़्यादा एंट्रोपी उतनी ज़्यादा। ऑफ कोर्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मान लो दो टू मेटल ब्लॉक, सेम मेटल ब्लॉक्स, टू आइडेंटिकल metal blocks at different temperatures. दो मेटल ब्लॉक हैं, एक का टेम्परेचर ज्यादा, एक का टेम्परेचर कम। ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ाने पर एंट्रोपी विल इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो भी ज्यादा एक्टिव होती हैं, और इनफैक्ट जो मूवमेंट है वो भी विगरस हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स मूवमेंट और आयंस मूवमेंट बिकम्स मोर विगरस इफ द टेम्परेचर इज हाई। तो टेम्परेचर जिसका ज्यादा, एंट्रोपी भी ज्यादा। तो ग्रेटर इज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक, ग्रेटर विल बी द एंट्रोपी। ऑफ कोर्स सेम मास, आइडेंटिकल बोल रहे हैं, दोनों ही कॉपर के हैं, मान लो दोनों का सेम मास है, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी एंट्रोपी भी ज्यादा। ये कंपैरिजन वाली ये क्वेश्चन ही तो है, यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस। फोर्थ, अब जैसे मान लो एक एलिमेंट है जिसके, जैसे डायमंड है और ग्रेफाइट, दीज टू कॉमन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। आप जानते हो डायमंड में सारे बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, एंड एवरी कार्बन इज अटैच्ड विद द 4 कार्बन एटम्स थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड रैंडमनेस बहुत ही कम होती है। बट ग्रेफाइट में भी शीट के अंदर ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन एटम्स थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड्स, बट एक शीट और दूसरी शीट के बीच में वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेज आर देयर। और ये बात तो केमिकल बॉन्डिंग में आप अच्छे से पढ़ते भी हो कि वन शीट कैन स्लाइड ओवर द अदर, दैट्स व्हाई दे एक्ट एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट आल्सो। तो ग्रेफाइट में रैंडमनेस ज्यादा हो सकती है, अरेंजमेंट कैन बी ऑफ मोर टाइप्स, तो मोर रैंडमनेस कुड बी देयर इन ग्रेफाइट। तो इसका मतलब सेम टेम्परेचर कंडीशंस पर मोलर अमाउंट अगर ले लें ग्रेफाइट की, 1 मोल ग्रेफाइट, 1 मोल डायमंड, तो who will have greater entropy? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट, मोलर एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट is greater than molar entropy of diamond, of course under same conditions, under similar conditions। सिमिलर कंडीशन मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो, तो ग्रेफाइट की एंट्रोपी डायमंड से ज्यादा है। सो दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर द एंट्रोपी। अच्छा, इन जनरल अमॉर्फस फॉर्म, जैसे कार्बन कई बार कोट सूट, सूट मतलब पहनने वाला सूट ना, काजल जिसे बोलते हैं, सूट मतलब वो बारीक, काजल को कई बार हम सूट भी बोलते हैं। सूट इज वन ऑफ द अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। सूट कैसे बनाते हैं, वो काजल कैसे बनता है? इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल से। जैसे क्या करते हैं, आप मान लो कोई तेल लो एक दिए में, और उसमें रुई की बत्ती लगाओ और उसे आग लगाओ और उसको एक दूसरे दिए से ऊपर से ढक दो, तो शुरुआत में तो वो बर्न होगी, उसके बाद में फिर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और साथ ही साथ कार्बन के अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स विल स्टार्ट एक्युमुलेटिंग ऊपर वाले दिए में अंदर की तरफ, तो पूरा काला पड़ जाता है अंदर से। काला पड़ गया मतलब क्या हुआ? दीज आर सूट पार्टिकल्स, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आर देयर। सो सूट हुआ, कोक हुआ, दीज आर अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। तो अमॉर्फस फॉर्म, अमॉर्फस का मतलब ही होता है रैंडम अरेंजमेंट, अगर सॉलिड स्टेट पढ़ लिया हो तो, वरना इतनी बात तो याद रखो, अमॉर्फस का मतलब इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ आयंस, और क्रिस्टलाइन का मतलब देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट। तो रेगुलर अरेंजमेंट की तो एंट्रोपी वैसे ही कम होगी, तो इसका मतलब फॉर ए गिवन सब्सटेंस मोलर एंट्रोपी ऑफ अमॉर्फस फॉर्म is greater than molar entropy of crystalline form.
So this is how you can compare the entropy of the amorphous form, and of course amount should be same under similar conditions of temperature and all. Then comes very important sixth. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी का यूज आता है। अगर मेटलर्जी पढ़ ली होगी ऑफ कोर्स आपने, 11th क्लास के स्टूडेंट्स ने मेटलर्जी नहीं पढ़ी हुई होती तो वहां इसका यूज आएगा। मेटलर्जी का यूज यहां नहीं है, इस पॉइंट का यूज मेटलर्जी में आएगा। तो 11th वालों ने नहीं, 12th और ड्रॉपर्स वाले अगर पढ़ रहे होंगे मान लो थर्मोडायनामिक्स तो वो समझ जाएंगे। जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, इन ए केमिकल रिएक्शन इफ डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन विल बी पॉजिटिव, मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी एज द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू फॉर्म मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। और यदि डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू विल बी नेगेटिव, एंड डेल्टा एन जी अगर जीरो है तो एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन विल बी क्लोज टू जीरो। एग्जैक्टली जीरो तो नहीं बट क्लोज टू जीरो। इसका लॉजिक ये है कि लॉजिक क्या है ऑफ दिस, एंट्रोपी ऑफ मोलर एंट्रोपी ऑफ द गैस इज मच ग्रेटर देन मोलर एंट्रोपी ऑफ लिक्विड और मोलर एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में गैस की एंट्रोपी काफी ज्यादा होती है। गैस का तो मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूविंग इन ऑल द डायरेक्शंस एंड कोलाइडिंग विद ईच अदर एज वेल एज कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। सो गैस की एंट्रोपी लिक्विड और सॉलिड से बहुत ज्यादा होती है। तो किसी केमिकल रिएक्शन में हम डेल्टा एनजी कोई नया टर्म नहीं है। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम हो या और भी कई जगह पर डेल्टा एनजी का मतलब यू शुड कंसिडर ओनली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ गैसेस ओनली। कैसे, लेट अस टॉक। जरा ये मुझे जगह चाहिए लिखने के लिए। लेफ्ट साइड की बात पूरी एक बार नोट करो, मैं हटाऊंगा इसको। हाँ, जैसे इसी पॉइंट को, जैसे यहां पे क्या बोल रहे हैं, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी हो, कार्बन प्लस हाफ O2 गैस CO गैस। जरा देखना डेल्टा एनजी कितना है। डेल्टा एनजी नहीं, सॉलिड कंसिडर नहीं करेंगे, गैस की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है सॉलिड के मुकाबले में। तो यहां पर 1 माइनस हाफ, तो डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव, मींस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स एंट्रोपी इंक्रीजेस। बट यही अगर मान लो एग्जांपल ऐसा हो N2 प्लस 3H2, टू NH3, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 2 माइनस 4 माइनस 2, तो एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन विल बी नेगेटिव। और यही एग्जांपल मान लो ऐसा भी हो कि मान लो टिन प्लस H2O, SnO ले लो, मान लो SnO2 प्लस H2। मान लो ये कोई रिएक्शन हो, फॉर एग्जांपल गैस, ये गैस, सॉलिड, सॉलिड, जरा बैलेंस करो, SnO2 2 ऑक्सीजन, हाँ बैलेंस्ड है। सॉलिड तो लेंगे नहीं, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है यहाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक गैस का मॉलिक्यूल, ये एक गैस का मॉलिक्यूल, एंट्रोपी में कोई खास अंतर नहीं होगा तो सही, बट नॉट मच। तो एंट्रोपी चेंज ऐसे केसेस में नॉट वेरी लार्ज, वेरी क्लोज टू 0, एग्जैक्टली 0 नहीं बोलोगे। वैसे हाइड्रोजन की एंट्रोपी रिलेटिवली कम होती है देन कंपेयर टू H2O, मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी ज्यादा होगी, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो, अगला पॉइंट्स वही है, बट फिर भी हम ऐसे में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मानते। तो गैसेस में रिएक्शंस के लिए यू कैन से एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन आर मतलब रिएक्शन इज क्लोज टू 0, नॉट एग्जैक्टली 0, but will be close to 0. So like that you can compare the entropy. Coming to the next point, 7th,
मॉलिक्यूल में कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज्यादा होगी, ग्रेटर इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल, greater will be its entropy. जैसे मोलर एंट्रोपी ऑफ ओजोन इज ग्रेटर देन मोलर एंट्रोपी ऑफ O2 इज ग्रेटर देन मोलर एंट्रोपी ऑफ O. मोलर एंट्रोपी ऑफ ओजोन इज ग्रेटर देन मोलर एंट्रोपी ऑफ O2 इज ग्रेटर देन मोलर एंट्रोपी O. यहाँ एक मोनोटॉमिक एटम था ये, यहाँ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी ज्यादा एक्टिव होंगे ना, बॉन्ड्स भी ज्यादा होंगे तो वाइब्रेशन भी ज्यादा होंगे, रैंडमनेस विल बी बो. सो ऑन दैट बेसिस यू कैन सी. हालांकि ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई नहीं कर रहे, इसमें तो हम डेल्टा एन जी के बेसिस से बता रहे हैं, और वैसे भी हम कहां कह रहे हैं कि एग्जैक्टली जीरो है, इज नियरली जीरो. तो इस तरीके से ये बात हम कहेंगे. समझ में आ गई बात. तो जैसे और एग्जांपल, मोलर एंट्रोपी ऑफ एसिटिक एसिड, मान लो दोनों ही लिक्विड स्टेट में ले रहे हैं, मोलर एंट्रोपी ऑफ फॉर्मिक एसिड से ज्यादा होगी, एटॉमिसिटी ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी मॉलिक्यूल में ज्यादा है, एंट्रोपी विल बी मोर. सो दीज आर द पॉइंट्स यू आर सपोज टू रिमेंबर. अच्छा, तो फिर इस वाले में कंफ्यूजन ना हो. मान लो ये और एक एग्जांपल ले लो, मोलर एंट्रोपी ऑफ H2 इज ग्रेटर देन मोलर एंट्रोपी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन. बट नोट, कोई यूं कह दे कि सर अगर ये वाली रिएक्शन ले लूं तो मान लो H2 गैस 2H गैस, तो क्या होगा? रिएक्शन है तो रिएक्शन के लिए तो ये जो छठा पॉइंट था ना, इसी को फॉलो करना है. तो व्हाट इज डेल्टा एन जी हियर? डेल्टा एन जी 2 - 1, तो इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव. भले ही H2 की एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी ऑफ H2 इज ग्रेटर देन मोलर एंट्रोपी ऑफ H, बट ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, तो 2 मोल की एंट्रोपी 1 मोल से ज्यादा होगी. तो कोई भी केमिकल रिएक्शन आती है तो उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो छठे पॉइंट से गवर्न होगा. डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव. अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके टेस्टों में आते हैं क्वेश्चंस जो हम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं. सीख रहे हो ना, खोपड़ी लगाओ बढ़िया से, दिमाग लगेगा, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होंगे, क्वेश्चन भी होंगे, एक फीलिंग भी आएगी, कंफर्टेबिलिटी की फीलिंग आती है तो नींद भी बढ़िया आती है. गाइस नोट करें ये सब बात. तो ये थे कंपैरिजन. एक आखिरी पॉइंट और लिख लो, हालांकि इसका कोई खास लॉजिक नहीं होता और डिफरेंस भी बहुत कम होता है. तो हैवियर आइसोटोप हैज स्लाइटली ग्रेटर एंट्रोपी देन द लाइटर आइसोटोप. हैवियर isotope has slightly greater entropy than the lighter one. लाइटर वन से थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसका मतलब मोलर एंट्रोपी ऑफ T2 इज ग्रेटर देन मोलर एंट्रोपी ऑफ ड्यूटेरियम इज ग्रेटर देन मोलर एंट्रोपी ऑफ H2. हालांकि डिफरेंस बहुत ही नेग्लिजिबल होता है. स्लाइटली वर्ड इज इंपॉर्टेंट. तो ट्राइटियम की मोलर एंट्रोपी ड्यूटेरियम से ज्यादा, ड्यूटेरियम की हाइड्रोजन से ज्यादा. तो जरूरत पड़ने पर कभी कभी ये आता है तो याद रखें. और डिफरेंस इतना स्मॉल है, लॉजिक इज नॉट सो अपेरेंट फॉर दिस. याद कर लेंगे. सो दीज वर द पॉइंट्स गाइस, दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. कंपैरिजन ऑफ द एंट्रोपी ऑन द बेसिस ऑफ रैंडमनेस एंड द लर्न्ड कॉन्सेप्ट्स. नोट करें, ये हो गया एंट्रोपी. एंट्रोपी की कैलकुलेशंस, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, कौन सा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट करो और फिर जैसा क्वेश्चन चाहता हो वैसा शो कर दो. एक और ऑल्टरनेट क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी आएगा जो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं आप, गिब्स एनर्जी और गिब्स फंक्शन. बट उससे पहले चलो बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. नोट इट डाउन.
लिखो एडिंग थर्ड लॉ ऑफ सर ये कौन सा नियम है? 3 नियम होते हैं क्या थर्मोडायनेमिक्स के? 3 नहीं 4 नियम कौन से? एक और होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। शायद जब मैं फर्स्ट लॉ पढ़ा रहा हूंगा तो मैंने कहीं ना कहीं इसका जिक्र जरूर किया होगा। आई शुड हैव टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर। जीरोथ लॉ टेम्परेचर की इक्वालिटी को बताता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि इफ द बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी एंड बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, देन ए एंड सी विल हैव द सेम टेम्परेचर होंगे। ये बड़ा सिंपल सी बात है, इसे बोलते हैं जीरोथ लॉ। बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी, तो ए और बी का टेम्परेचर सेम हुआ। बी एंड सी बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो उनके बीच का टेम्परेचर सेम हो गया, दोनों का सेम। तो फिर ए एंड सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट्स इट, टेम्परेचर वुड बी सेम। ये है जीरोथ लॉ, और इतना आसान सा है कि कई बार हम बात भी नहीं करते। फिर फर्स्ट लॉ, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, वी टॉक्ड अबाउट। फिर सेकंड लॉ, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, वी टॉक्ड अबाउट इन डिटेल। सेकेंड लॉ का ही एक अनदर फॉर्म है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कोई अलग से नहीं है, पार्ट ऑफ सेकेंड लॉ ही है। क्या है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कि किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, चाहे कोई एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसकी एंट्रोपी जीरो होती है एट 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो पर। एब्सोल्यूट जीरो पर देयर इज नो मोशन, देयर इज नो रैंडमनेस, देयर इज नो डिसऑर्डरनेस, मॉलिक्यूल डाइज कंप्लीटली इन ओनली वन प्रिफर्ड पर्टिकुलर अरेंजमेंट एंड देन द एंट्रोपी बिकम्स जीरो। क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट याद रखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, फॉर अ परफेक्टली crystalline substance, element or compound. For a perfectly crystalline substance, entropy is 0 at absolute 0 temperature, that is 0 केल्विन। तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है वो 0 केल्विन पर, 0 केल्विन इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो कि सब्सटेंस का हो सकता है, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। और इस टेम्परेचर पर आप तो जानते हो काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ऑल द काइनेटिक एनर्जीज विल बिकम जीरो, नो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो इसलिए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, और नो काइनेटिक एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो एक तरीके से टेम्परेचर ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, नो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, नो rotational, no vibrational kinetic energies, molecule dies in one particular preferred arrangement, then you will say that the entropy is 0. तो entropy is 0, molar entropy हम कह सकते हैं for perfectly crystalline substance 0 at 0 Kelvin for a perfectly crystalline substance। ये है स्टेटमेंट। अब बात आती है, अब ये बात समझ में भी आती है, स्टीम है, हाई एंट्रोपी है, रैंडम मूवमेंट है, ठंडा करके लिक्विड बना दो तो एंट्रोपी घट गई, और ठंडा करो सॉलिड बना दो, आइस बना दो, बर्फ, एंट्रोपी और घट गई, और कम करते चले जाओगे टेम्परेचर 10 केल्विन 5 केल्विन कर दो, सॉलिड है, रैंडम मूवमेंट है, एंट्रोपी बहुत ही कम हो गई, और जब 0 केल्विन हो जाएगा तो नो काइनेटिक एनर्जी एंड इन वन पर्टिकुलर अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन कंपाउंड विल डाई एंड अकॉर्डिंगली एंट्रोपी विल बी 0। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशंस टू कैलकुलेट, ऊपर लेंगे इसको, थोड़ा जगह चाहिए, एक काम करो आप ये पूरी बात नोट करो, मैं ऊपर लिखूंगा एप्लीकेशंस, नोटेड, नोट करो। Applications of third law। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस में पहला,
to determine absolute entropy of a substance at a given temperature and pressure. कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करते हुए, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करते हुए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मान लो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर, और एक गिवन टेम्परेचर पर एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट करें, जबकि पता है कि 0 केल्विन पर एंट्रोपी 0 है। इसीलिए तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर फाइंड आउट कर पा रहे हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी हम बता चुके हैं फर्स्ट लॉ में कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। क्यों? क्योंकि रेफरेंस नहीं पता, और यहां रेफरेंस पता है। 0 केल्विन पर एंट्रोपी क्या हो गई? 0। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वी कैन फाइंड आउट। कैसे? मैं एक डायग्राम बनाता हूं इस टाइप का। दिस इज एंट्रोपी, दिस इज टेम्परेचर, केल्विन, दिस इज एंट्रोपी। मोलर एंट्रोपी ले लो, वो कोई बात नहीं है। 1 मोल सब्सटेंस लेकर के 0 केल्विन पर एंट्रोपी 0, फिर ग्राफ वुड बी लाइक दिस। दिस इज A, B, C, D, E और ये F। डायग्राम बनाओ। दिस इज 0 केल्विन, दिस इज सॉलिड। ऑफकोर्स 0 केल्विन पर एवरी सब्सटेंस विल बी सॉलिड, और जब हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो ये मेल्टिंग पॉइंट आ गया TMP। और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि B पर मेल्टिंग स्टार्ट हो गई, C पर कंप्लीट लिक्विड बन गया। लिक्विड को फर्दर हीट करोगे तो D पर पहुंचने के बाद वेपराइजेशन होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट, गैस बन गया, E कंप्लीटली गैस, और F पर एक हाई टेम्परेचर वाली गैस हो गई, मान लो टेम्परेचर T है। ये है वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी। और ये ध्यान दो, मोलर एंट्रोपी बोल दो, चलो इसको मोलर एंट्रोपी, SM, मोलर एंट्रोपी। तो ध्यान दो, ये है डेल्टा S फ्यूजन, मोलर एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंड दिस इज एंट्रोपी डेल्टा S वेपराइजेशन, मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। अगर मोलर की बात कर रहे हैं और मोलर की बात नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, ओवरऑल सब्सटेंस के लिए भी वी कैन से, ओवरऑल सब्सटेंस के लिए भी वी कैन से। चलो मोलर मत लो, केवल गिवन सब्सटेंस के लिए लो, हटा दो मोलर टर्म, सिंपली S ले लो, कोई बात नहीं। एंट्रोपी फॉर द गिवन सब्सटेंस 5 मोल लिए तो 5 मोल के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, वो कोई बात नहीं है। तो फिर ये मोलर एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन नहीं कहलाएगा, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये पॉइंट जानबूझ करके मैं इस तरीके से बताता हूं ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मोलर कहें तो सब्सटेंस को हमेशा 1 मोल लेना है, और यदि मोलर नहीं है तो फिर वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोलर एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन विल बी फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, डायग्राम बनाते समय जरा ध्यान रखना, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ए पर क्या है? कंप्लीटली सॉलिड, बी पर सॉलिड, सी पर लिक्विड बन गया, डी पर लिक्विड ही है बट स्टार्ट्स वेपराइजेशन, ई पर कंप्लीटली गैस, एफ पर गैस। Molar entropy of fusion is much lower than the molar entropy of vaporization. Whenever solid converts into liquid, entropy बढ़ती है, बढ़ गई. But whenever liquid converts into the gas, entropy increases by a large amount. तो एंट्रोपी अच्छी खासी मात्रा से बढ़ जाती है जब लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, क्योंकि गैस की रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है, कह चुके हैं इस बात को। अब जरा ध्यान दो, ओवरऑल एंट्रोपी डेल्टा एस इज नथिंग बट एंट्रोपी एट पॉइंट F माइनस एंट्रोपी एट पॉइंट E, और A पर एंट्रोपी कितनी हो गई? 0। क्यों? अरे कहा तो है A पर मतलब 0 केल्विन है, और 0 केल्विन पर एंट्रोपी कितनी होती है? 0। यही तो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहां से अब डेल्टा S टोटल वुड बी इक्वल टू व्हाट? डेल्टा S AB।
डेल्टा एस बी सी, डेल्टा एस सी डी प्लस डेल्टा एस डी ई प्लस डेल्टा एस ई एफ। यही तो है, सारे छोटे छोटे एंट्रोपी चेंजेस का सम निकाल दो, देन यू विल गेट द एंट्रोपी ऑफ एफ। तो इसका मतलब एंट्रोपी एट पॉइंट एस टेम्परेचर टी, टी बोल दो, पॉइंट एफ पर जो टेम्परेचर टी है, टी केल्विन पर, इज इक्वल टू, ये वैल्यू तो जीरो हो ही गई, इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ ए बी। ए बी में यू आर डीलिंग विद अ सॉलिड, सॉलिड की एंट्रोपी कैसे होती है, जीरो से कौन से टेम्परेचर तक, मेल्टिंग पॉइंट तक। एन मान लो सब्सटेंस है, सीपी सॉलिड, dt अपॉन टी, यही तो अरे भैया सॉलिड और लिक्विड की एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताया हुआ मैंने, गैस के लिए, सॉलिड लिक्विड के लिए और फेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए एंट्रोपी क्या निकालते हैं, NCP अपॉन टी। अगर CP कांस्टेंट होगा तो फंक्शन बाहर ले लो, n में अब मोलर नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, एंट्रोपी फाइंड आउट कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ द गिवन सब्सटेंस। मोलर लेंगे तो n की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 मोल। तो NCP dt अपॉन टी, अगर CP कांस्टेंट होगा तो बाहर आ गया, n तो बाहर आ ही गया, तो NCP ln T2 ओवर T1, इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। बट CP कैन नॉट बी कांस्टेंट हियर, क्योंकि अगर कांस्टेंट होगा तो NCP ln T2 TMP अपॉन 0, तो वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, मतलब डिटर्मिनेबल ही नहीं है वो। तो ये ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन हो भी नहीं सकता, it has to be a curve. CP has to be a function of temperature, and yes, it is a function of temperature. ये बात पढ़ चुकी हैं, CP CV for all every substance is a function of temperature। वो तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसे कांस्टेंट मान लेते हैं if function is not defined in the numerical question। प्लस जरा और आगे बढ़ियो, एंट्रोपी चेंज ऑफ द BC का एंट्रोपी चेंज इज व्हाट, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंड व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन कौन सा टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, प्लस CD लिक्विड को हीट कर रहा हो तो कौन से टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट से लेके बॉइलिंग पॉइंट तक। NCP लिक्विड से डील कर रहा हो, dt अपॉन टी, लिक्विड का एंट्रोपी चेंज भी यही तो फॉर्मूला होता है, प्लस और कौन, DE। व्हाट इज DE, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। तो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज नथिंग बट फॉर्मूले सब अपॉन कौन सा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट BP, प्लस EF, E से F, you have been heating the gas from the temperature E to F। तो इसका मतलब ये हुआ कौन से टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट से डिजायर्ड टेम्परेचर T तक। NCP अब गैस से डील कर रहा हो तो गैस की एंट्रोपी को डिफरेंट टाइप की होगी, dt अपॉन टी। क्वेश्चन में ये वैल्यूज दी भी होंगी, appropriate data will be given in the question and then they will ask you to calculate the entropy at a particular temperature for a given substance। you can accordingly solve the questions। तो guys ये सब पूछ सकते हैं, depending upon data given you can find out the entropy of the substance। so absolute value of entropy can be calculated but absolute value of internal energy and enthalpy cannot be calculated। so this was the application of third law, first application था। one more application is there, क्या है वो, पहले ये नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। सेकेंड एप्लीकेशन मतलब हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की एट ए गिवन टेम्परेचर एंट्रोपी आ चुकी है, तो हम किसी केमिकल रिएक्शन की एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर। तो एट ए गिवन टेम्परेचर वी कैन फाइंड आउट द एंट्रोपी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मान लो कोई रिएक्शन है AA प्लस
बी कन्वर्टेड टू सी प्लस डी। ये कोई केमिकल रिएक्शन है। एट ए गिवन टेम्परेचर दिस रिएक्शन इज गोइंग ऑन। तो एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, अच्छा एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है डेल्टा एस आर। डेल्टा एस आर का मतलब एंट्रोपीज ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपीज ऑफ द रिएक्टेंट। तो व्हाट इज डेल्टा एस आर एट ए गिवन टेम्परेचर? एंट्रोपीज वैल्यू समेशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। किसी भी रिएक्शन की प्रॉपर्टी मतलब एंट्रोपी नहीं होती, एंट्रोपी चेंज होगा उसके लिए। एंट्रोपीज ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपीज ऑफ द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी, अब सी मोल सी है तो सी इंटू एस सी प्लस डी इंटू एस डी माइनस ए इंटू एस ए प्लस बी इंटू एस बी। वेयर क्या आ गया ये? एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर। प्रोडक्ट की एंट्रोपीज माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपीज, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो आएंगे ना। अगर ये 2 मोल है तो 2 मोल सी की एंट्रोपी लेनी होगी क्योंकि एस सी इज द एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ सी। वेयर एस ए, एस बी, एस सी, एस डी आर मोलर एंट्रोपीज ऑफ ए, बी, सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। तो ऐसे एस बी, एस सी, एस डी आर द मोलर एंट्रोपीज ऑफ ए, बी, सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। तो ये इनकी एंट्रोपीज हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द एंट्रोपीज नोन क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। मान लो एक छोटा सा सवाल मैं ऐसे पूछ लूं, क्या पूछ लूं कि 2NO प्लस O2 2NO2 ये रिएक्शन है गैस फॉर्म में। क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो मोलर एंट्रोपी 300 केल्विन पर, NO के लिए दी हुई है मान लो 40 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। मोलर एंट्रोपी 300 केल्विन पर मान लो दी हुई है O2 की, दिस इज गिवन 30 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। अब मैंने डेटा ले लिया, डेटा नीड नॉट बी ऑलवेज करेक्ट, क्वेश्चन है तो न्यूमेरिकल। और NO2 की एंट्रोपी मोलर एंट्रोपी दैट इज गिवन एज 50 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। Find entropy of reaction at 300 Kelvin temperature। 300 केल्विन टेम्परेचर पर यू हैव टू फाइंड आउट द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन। आसान सा क्वेश्चन होता है, दे देना आपको 300 केल्विन पर सभी सब्सटेंस की एंट्रोपीज। फॉर्मूला सिंपल पता होता है कि एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू एंट्रोपीज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स समेशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स की एंट्रोपीज देखियो तो बैलेंसिंग चेक कर लेना। तो 2 मोल NO2 की एंट्रोपी 2 इंटू NO2 पर मोल है 50 माइनस रिएक्टेंट में 2NO की एंट्रोपी 2 मोल NO है और NO के पर मोल एंट्रोपी कितनी 40 प्लस 1 मोल O2 की एंट्रोपी O2 की कितनी 30। देखियो 100 माइनस 40 दूनी 80 और 30 110 माइनस 110 माइनस 10 वॉट कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। सो लाइक दैट यू डिफाइन। अब कई बार स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि सर आपने एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन जो है उसमें पर मोल क्यों लिखा? ये तो 2 मोल थे, ये तो पर मोल था ही नहीं। जब भी हम एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो उसकी यूनिटी होती है पर मोल। इस बात को एक्सप्लेन करेंगे तीसरा पार्ट ऑफ द चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री में। यहां नहीं, यहां तो बस आपको बता दिया कि नहीं, हम जब भी एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन लिखते हैं या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो पर मोल लिखते हैं। तो अभी तो लिख लो कि सर ने बताया है कि भाई रट लेते हैं, पर मोल लिखते हैं। इसका लॉजिक शैल बी प्रोवाइडेड एंड विल बी एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली इन थर्मोकेमिस्ट्री। एक आध लेक्चर के बाद में बस थर्मोकेमिस्ट्री आने वाला है। थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ में ही मेजर टाइम लगता है क्योंकि सारी डेफिनेशंस वहीं होती हैं, वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस भी वहीं पढ़ते हो। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी 2 लेक्चर 2.25 लेक्चर टाइप से लगते हैं। और थर्मोकेमिस्ट्री ऑल्सो टेक्स नियरली 2.5 लेक्चर्स मैक्सिमम 3 लेक्चर्स टाइप से, तो वो उतना बड़ा पोर्शन नहीं होता। गाइज नोट दिस डाउन।
चलिए अब बात करेंगे अबाउट गिब्स एनर्जी और गिब्स फंक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ लिया एंट्रोपी की डेफिनेशन, एंट्रोपी कैलकुलेशन, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी एंड कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी ऑन द बेसिस ऑफ रैंडमनेस। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ लिया, एप्लीकेशंस हो गए। सेकेंड लॉ का ही बचा हुआ पार्ट है गिब्स फंक्शन और गिब्स एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी। तो लिखो गिब्स फंक्शन और गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। जी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट फंक्शन है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल जी, गिब्स फंक्शन, और ये स्टेट फंक्शन है क्या? जैसे आपने क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी पढ़ा हुआ है ना, एक क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी तो आपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड स्टेटमेंट में पढ़ा है कि अगर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, जैसे आप डेल्टा एस टोटल बोलते हो या डेल्टा एस यूनिवर्स बोलते हो, इफ दैट इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ए प्रोसेस देन इट इज ए स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी और क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। अनदर क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इज प्रोवाइडेड बाय गिब्स फंक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उनको ध्यान भी होगा कि ये बात हमने कही भी थी कि इवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर 12th क्लास के स्टूडेंट्स अगर इसको देख रहे होंगे तो वो समझ जाते हैं कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी जीरो है तो प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसका मतलब चेंज इन गिब्स एनर्जी एस्टैब्लिशेस अल्टरनेट क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस और ए केमिकल रिएक्शन। तो लिखो चेंज इन Gibbs energy for a process or reaction at constant pressure and temperature establishes an alternate criteria of spontaneity. An alternate criteria of spontaneity है change in Gibbs function for a process or reaction at constant pressure and temperature establishes an alternate criteria of spontaneity. भाई एक तरीका तो स्पॉन्टेनिटी कहने का हम पढ़ चुके हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड स्टेटमेंट के रूप में। डेल्टा एस सिस्टम निकालो, डेल्टा एस सराउंडिंग निकालो, दोनों का सम कर दो, डेल्टा एस टोटल आ गया। इफ इट इज पॉजिटिव फॉर ए गिवन प्रोसेस और रिएक्शन देन यू विल हैव टू से दैट द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल इन नेचर। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका क्या है? आप गिब्स एनर्जी का चेंज कैलकुलेट कर लो फॉर ए रिएक्शन और ए प्रोसेस एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है और इसको अगर नेगेटिव शो कर दोगे तो प्रोसेस विल बिकम स्पॉन्टेनियस। इस बात को चलो शो करते हैं। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? मैथमेटिकली G is equal to H minus Ts, where T is the temperature in Kelvin and S is entropy। तो मैथमेटिकली ऐसे है ये, तो dG किसके बराबर हो गया? dH माइनस TdS माइनस SdT। अब अगर बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर है तो ऑब्वियसली dt तो जीरो हो गया, और कांस्टेंट प्रेशर पर आपको पता है कि हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू dH। हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू dH कंसिडरिंग नो नॉन पीवी वर्क। नो नॉन पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क सुना सुना लग रहा है। अरे सुना सुना क्यों लगेगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने कहा था कि वर्क भी दो टाइप के होते हैं, मैकेनिकल वर्क या पीवी वर्क, और दूसरा नॉन मैकेनिकल वर्क या नॉन पीवी वर्क। और नॉन मैकेनिकल वर्क या नॉन पीवी वर्क का सबसे कॉमन एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल वर्क ऑब्टेन्ड इन द गैल्वेनिक सेल। टॉर्च के अंदर वाले जो सेल होते हैं वो भी तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, स्विच ऑन करते हो टॉर्च को तो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, वो भी तो एक वर्क है, दैट इज कॉल्ड नॉन पीवी वर्क। तो यहां नो नॉन पीवी वर्क, नो नॉन पीवी वर्क मतलब हम नॉन पीवी वर्क कंसिडर यहां नहीं कर रहे हैं। तब क्या?
अब कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर बोलते हैं dt तो जीरो हो गया, और हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला हुआ है ये, जरा इन बातों को जरा इनकॉर्पोरेट करना। तो dg सिस्टम के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वुड बी dh, मतलब हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये टर्म तो जीरो हो गया, माइनस टी ds सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं ना। अच्छा, एक बात पता है, सिस्टम की हीट QP है तो सराउंडिंग की हीट क्या हो गई, माइनस QP। तो ds सराउंडिंग कितना हुआ, ds सराउंडिंग इज इक्वल टू Q सराउंडिंग अपॉन T सराउंडिंग, और T तो एक इंस्टेंट पॉइंट पर है तो इसका मतलब ये हो गया माइनस QP अपॉन T, और यहां से QP की वैल्यू वी कैन राइट माइनस T ds सराउंडिंग। तो QP की जगह हम रख सकते हैं अच्छा, ये तो पता है ना कि Q सराउंडिंग इज नथिंग बट माइनस Q सिस्टम। सिस्टम की हीट कितनी इन्वॉल्व हुई, QP। T एन इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर है, तो उसके बेसिस पर जब यहां से लिखते हो तो यहां से क्या वैल्यू आ गई, dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर सिस्टम वुड बी इक्वल टू QP को लिख दो माइनस T ds सराउंडिंग माइनस T ds सिस्टम। यहां से माइनस T कॉमन आ गया, और ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग किसके बराबर है, जरा बोलियो, डेल्टा S टोटल। तो ds टोटल, यही है कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। कैसे, जरा पहले यहां तक की बात लिख लो। इवन ये वाला खुद का स्टेटमेंट जेई मेन में आ चुका है, ये खुद का स्टेटमेंट जेई मेन में आ चुका है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, डायरेक्टली यू शुड रिमेंबर। पहले यहां तक की बात लिखो, जगह चाहिए मुझे और लिखने के लिए, आई विल राइट, मैं रिमूव करूंगा, पहले ये नोट करो यहां तक की बात, नोट इट डाउन। यहां से ये इक्वेशन आ गई, और यहां से हम, अच्छा पहली बात तो ये डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करना है, बट यहां से जरा यहां आओ। तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, आपको ये तो पता ही है ना कि डेल्टा एस टोटल, इसको यूं भी ले सकते हो, कैसे, डेल्टा जी ओवरऑल चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर सिस्टम कैन बी रिटन माइनस टी डेल्टा एस टोटल, लिख सकते हैं ऐसे। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में, इफ डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव हो, अगर ऑब्वियसली डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है, टेम्परेचर तो केल्विन में है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो बताओ डेल्टा जी कितना हो गया, नेगेटिव। और डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर नेगेटिव हो जाए, तो अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है तो आपको पता है यही तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिएक्शन। और यदि डेल्टा एस टोटल जीरो हो तो ऑब्वियसली फिर और डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वो भी कितना हो जाएगा, अगर डेल्टा एस टोटल जीरो हो गया, टी से मल्टीप्लाई करो तो ये जीरो ही तो हो गया, जीरो हो गया तो यू विल से रिवर्सिबल प्रोसेस और इक्विलिब्रियम सिस्टम। System has reached the equilibrium point or the process is reversible, that every moment there is an equilibrium between system and surroundings. और यदि डेल्टा एस टोटल आप जानते हो नेगेटिव होता है तो आप क्या बोलोगे यहां, डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बिकम पॉजिटिव। और यदि ये पॉजिटिव, कंडीशन ध्यान रखना, डेल्टा जी किसी भी कंडीशन पर नहीं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कहना जरूरी है। अगर ये पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या हो गया, आपको पता है डेल्टा एस टोटल अगर नेगेटिव होता है तो प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन अकरिंग प्रोसेस रिएक्शन।
मतलब प्रोसेस प्रोसीड नहीं करेगा, रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड अप्रिशिएबली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये है ऑल्टरनेट क्राइटेरिया, ये नीचे वाला हटाई थी, ये है ऑल्टरनेट क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। This is alternate criteria of spontaneity। इसका मतलब हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी दो टाइप के हो गए। फर्स्ट, एक तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, जिसे आप टोटल बोलते हो, इसको शो कर दो ग्रेटर देन 0, बोल दोगे स्पॉन्टेनियस। और इसी बात को कहने का दूसरा तरीका क्या है, आप डेल्टा जी केवल सिस्टम के लिए निकाल दो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए, और इसको नेगेटिव शो कर दो, देन ऑल्सो इट इज स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रूव करना है, क्या करना है, या तो डेल्टा एस सिस्टम निकालो, डेल्टा एस सराउंडिंग, दोनों को सम करो, डेल्टा एस टोटल आ गया, शुड शो ग्रेटर देन 0, बोल दो स्पॉन्टेनियस। या फिर सिंपली सिस्टम के लिए डेल्टा जी कैलकुलेट कर लो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, इफ इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव यू कैन से सेफली दैट इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। अब बात आती है डेल्टा जी कैलकुलेट कहां से करें, कौन सा फॉर्मूला है, कहां है, अरे है कहां फॉर्मूला, फॉर्मूला बताया था, कैसे देखते हैं, ये जरा नोट करना, ऊपर की बात मैं हटाने वाला हूं, नोट इट डाउन। कैलकुलेट कहां से करें ये, तो डेल्टा जी कैलकुलेशन, डेल्टा जी कैसे, जी क्या था, H माइनस टी एस, यही तो था ना। तो फॉर रिएक्शन डेल्टा जी क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस, माइनस एस डेल्टा टी था तो टी डेल्टा एस हो गया, बस ये है फॉर्मूला। आप सिस्टम के लिए एंथैल्पी चेंज पता होगा, एंट्रोपी चेंज पता होगा, तो डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर सिस्टम। ऑफ कोर्स ये भी सिस्टम के लिए ही है, ऑफ कोर्स ये भी सिस्टम के लिए ही है। अच्छा, कभी कभी रिएक्शन की बात करते हैं तो हम ऐसे भी लिख देते हैं, और डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर रिएक्शन, ऐसे लिख दो, फॉर रिएक्शन डेल्टा जी आर यहां लिख दो बल्कि, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच आर माइनस टी डेल्टा एस आर। टी इंटू एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन, एंट्रोपी चेंज क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, या वी कैन कैलकुलेट from the use of third law of thermodynamics। कैसे, एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन पता है ना, डेल्टा एस आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज नथिंग बट, अभी तो पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ टीडी थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो डेल्टा एच, तो अब ये सब तो जानते हो, डेल्टा एच आर व्हाट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और डेल्टा एस आर एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। जब भी रिएक्शन वर्ड आ जाएगा, आर ई एक्स का मतलब मैं रिएक्शन लिखता हूं, तो मतलब होता है कि प्रोडक्ट की एंट्रोपीज माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपीज, प्रोडक्ट की एंथैल्पीज माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पीज। T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। तो
तो गाइज ये है मेन फॉर्मूला, डेल्टा जी कैलकुलेट कर लो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे और शो इट टू बी नेगेटिव इफ एट ऑल यू वांट टू प्रूव द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। दैट्स इट, क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। नोट करो, वी विल टेक वन क्वेश्चन ऑन इट। बड़े सिंपल सवाल होते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में आते हैं। बोर्ड में तो ये चैप्टर नहीं आता, सीबीएसई में 11th के पोर्शन में है। तो 11th के एग्जाम में, स्कूल एग्जाम्स में, जेई मेन हो, जेई एडवांस्ड हो, एवरीवेयर दिस इज यूजफुल एंड क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑन इट। नोट करो पूरी बात। देखो क्वेश्चन को, मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, क्या कहा क्वेश्चन ने, फाइंड गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, क्या रिएक्शन, 2N2O5 4NO2 plus O2 and comment on the spontaneity of this reaction at 300 Kelvin। क्या गिवन डेटा दिया हुआ है, डेल्टा HR 300 केल्विन पर रिएक्शन के लिए 110 किलो जूल पर मोल और मोलर एंट्रोपी एट 300 केल्विन NO2 के लिए 240, N2O5 के लिए 355, O2 के लिए इट इज गिवन एज 205 अंडर व्हाट यूनिट, जूल पर केल्विन पर मोल। ये भी मोलर एंट्रोपी है सबकी 300 केल्विन पर। करो सॉल्व क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करो, फिर अपनी कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करो, पढ़ो क्वेश्चन को। करना क्या है, एक तो स्पॉन्टेनिटी बताओ, स्पॉन्टेनिटी तो आ जाएगी, पहले डेल्टा जी निकाल दो। डेल्टा जी ऑब्वियसली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 300 केल्विन पर है, तो प्रेशर टेम्परेचर रिएक्शन में कांस्टेंट मानते हैं एट विच द रिएक्शन इज अकरिंग। तो आपको डेल्टा जी निकालना है। नेगेटिव आ गया तो खुद ही कह दोगे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव आ गया तो बोल दोगे नॉन स्पॉन्टेनियस है, और जीरो आ गया तो बोल दोगे देयर इज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। डू द क्वेश्चन। देखना क्वेश्चन को। अब देखो रिएक्शन दी हुई है 2N2O5 कन्वर्टिंग टू 4NO2 प्लस O2। स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन बतानी है तो डेल्टा जी निकालना। तो डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। डेल्टा H दिया हुआ है 110 माइनस टी 300 केल्विन इंटू डेल्टा S। एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन का मतलब एंट्रोपीज ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपीज ऑफ द रिएक्टेंट। 4 इंटू NO2 की एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी 240 प्लस O2 की एंट्रोपी 205 माइनस 2 इंटू N2O5 की मोलर एंट्रोपी 355। बट ध्यान दो, कन्वर्जन का ध्यान रखना, यूनिट कन्वर्जन का। ये किलो जूल में है और ये जूल में है, 1000 से डिवाइड करना भूलना मत। अब किलो जूल में ही वैल्यू आएगी, किलो जूल पर मोल। अब कई बार स्टूडेंट फिर पूछते हैं, एक क्वेश्चन मैंने पहले भी लिया था और आप फिर कह रहा हूं कि सर ये पर मोल क्यों लिखते हो आप। जब भी हम डेल्टा SR, डेल्टा GR, डेल्टा HR लिखते हैं, यूनिट में पर मोल आता ही है। इस बात को एक्सप्लेन करेंगे इन थर्मोकेमिस्ट्री। यूनिट ऐसी ही होती है इनकी। जरा करियो सॉल्व। एक मेरे ख्याल से मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आप खुद करना। मैं वैल्यू बता देता हूँ, मेरे पे है लिखी हुई वैल्यू, आपको सॉल्व करना है।
-26.5 किलो जूल पर मोल। गाइस ये है आंसर, नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट reaction is spontaneous under given temperature condition। तो अंडर गिवन टेम्परेचर कंडीशन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी आर की वैल्यू -26.5 किलो जूल पर मोल। यही था क्वेश्चन, तो क्या बोल दोगे? स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी की वैल्यू क्या पूछी थी? जो पूछी थी तो क्या होगी? -26.5 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह के बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो दो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी आप पढ़ चुके हो, एक एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कैलकुलेट करो, शुड बी पॉजिटिव फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और दूसरा डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अंडर गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। नोट करें, फिर लिखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स एनर्जी। हेडिंग लिखो, पहले ये नोट करो। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स एनर्जी। अब इसके लिए यहाँ पर चलो डिराइव करते हैं। आप G मैथमेटिकली बोलते हो H माइनस टी एस। डी जी किसके बराबर हो गया? डी एच माइनस दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशियल क्या लिखते हो? टी डी एस माइनस एच डी टी। अब हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ऑफ गिब्स एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। वही तो था क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब एक काम कर लो, आप इसको यूं भी लिख सकते हो, डी जी इज इक्वल टू डी एच को क्या लिख सकते हो? यू प्लस पी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। इसको ऐसे भी लिख दो, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ये कैसे आ गया? दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशियल। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी यू क्या होता है? क्यू मान लो रिवर्सिबल प्रोसेस ले ले तो फिर डब्ल्यू टोटल रिवर्सिबल। सर रिवर्सिबल क्यों लिया? इरिवर्सिबल ले ले तो इरिवर्सिबल भी ले सकते हो, पर रिवर्सिबल को हम एंट्रोपी के टर्म्स में लिख सकते हैं। चेंज इन स्टेट फंक्शन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हम पाथ क्या ले रहे हैं, तो हमने रिवर्सिबल चूज किया है। रिवर्सिबल से कैलकुलेशंस इजी होती हैं। प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। हालांकि इस डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लास्ट में जो मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको जरूर याद रखना है। डेरिवेशन भी याद है तो कोई बहुत अलग बात नहीं है। अच्छा, क्यू रिवर्सिबल को लिख लो टी डी एस। आप जानते हो डी एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है, पता है नहीं बात? तो क्यू रिवर्सिबल की जगह क्या लिख दिया? टी डी एस। मेरे साथ साथ लिखते जाना और समझते जाना। प्लस वर्क डन, टोटल वर्क डन, दो तरह के वर्क डन होते हैं। अब चूंकि फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, अब नॉन पीवी वर्क को इग्नोर नहीं करेंगे। इनफैक्ट चेंज इन गिब्स फंक्शन इज नथिंग बट नॉन पीवी वर्क ओनली। तो अब पीवी वर्क भी लेना है और नॉन पीवी वर्क भी। अब कुछ नहीं छोड़ना हमें, अब तो हमें देखना है कि ये चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या चीज है। तो दो तरह के वर्क हो गए, डब्ल्यू पीवी प्लस डब्ल्यू नॉन पीवी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। टी डी एस से ये टी डी एस उड़ गया। पीवी वर्क क्या होता है? माइनस पी डी वी, ये तो आप जानते हो, प्लस डब्ल्यू नॉन पीवी वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस में प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी। जरा देखना, अब टी डी एस एस डी टी में पी डी वी से पी डी वी भी कैंसिल, तो डब्ल्यू नॉन पी वी
वर्क प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी। ये तो हुआ डी जी, बट डी जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा? नॉन पी वी वर्क प्लस ये भी जीरो, ये भी जीरो, दोनों जीरो हो गए। जीरो जीरो, क्यों जीरो? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो यहां से अगर देखें तो अल्टीमेटली सब कुछ हट गया और क्या बचा? चेंज इन गिब्स एनर्जी डेल्टा जी था ये। डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर सिस्टम इज इक्वल टू W नॉन पीवी वर्क। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही है इंपॉर्टेंट, ये याद होना जरूर चाहिए। डेरिवेशन पता है, अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी चलेगा, बट यू शुड रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट दैट चेंज इन गिब्स एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर द सिस्टम इज इक्वल टू द मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क। मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वर्क इज ऑब्टेन्ड मैक्सिमम if the process is reversible. So this is the maximum non-PV work that can be obtained from system. Reversible में वर्क जो ऑब्टेन होता है that is maximum. ये बात बताई भी है फर्स्ट लॉ में जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे थे। तो यहां तक की बात लिखो, फिर मैं वो कंक्लूजन लिखूंगा, ये हटाऊंगा, पहले कंक्लूजन लिखेंगे, पहले ये बात हटाओ यहां से। तो क्या स्टेटमेंट क्या लिखें? वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखो। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स एनर्जी में चेंज इन गिब्स फंक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर for a reaction is the measure of maximum non-PV work that can be obtained from system। स्टूडेंट्स को एक बार में ये नहीं समझ में आता, दो बार तीन बार 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 पढ़ना पड़ता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, क्लासरूम में भी बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहते हैं, धीरे धीरे उनके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होते हैं। तो टेंशन ना लिया करो, टेंशन लेके आपको युद्ध नहीं जीत सकते। ये भी युद्ध ही है। IIT क्वालिफाई करना विद अ गुड रैंक इज ए काइंड ऑफ बैटल। You are fighting with so many people, more than 10 lakhs of the people you have been fighting with, and winners would be 10,000 guys in JEE Advanced। तो ये लड़ाई तो है, लड़ रहे हैं, लड़े जाओ, लगे रहो, घायल होंगे बीच बीच में, तुम मरहम पट्टी करो, अपने आप को री एनर्जाइज करो, फिर दोबारा से लग जाओ। यही है JEE की प्रिपरेशन। एक चीज नहीं समझ में आ रही, हतोत्साहित मत हो, डोंट गेट डिस्करेज्ड। आज नहीं तो कल, परसों तक समझ में आ जाएगी। तो चेंज इन गिब्स एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर रिएक्शन इज द मेजर ऑफ मैक्सिमम। वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क ऑब्टेन होता है दैट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम। और नॉन पीवी वर्क का सबसे कॉमन एग्जांपल कौन है? इलेक्ट्रिकल वर्क। तो ये भी लिखो, इलेक्ट्रिकल वर्क is an example of non-PV work। जैसे गैल्वेनिक सेल में फॉर एग्जाम्पल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क obtained from गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में जो ऑब्टेन्ड वर्क होता है वो इलेक्ट्रिकल वर्क ही तो है। गैल्वेनिक सेल मतलब टॉर्च में डालने वाले जो सेल होते हैं,
एवरेडी वाले वो 8-10 रुपए वाला जो सेल होता है वो भी तो एक सेल ही है, लेक्लांचे सेल बोलते हैं या ट्राई सेल बोलते हैं उसको। इट गिव्स यू और डिलीवर्स यू द इलेक्ट्रिकल वर्क ऑन द एक्सपेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द सेल। तो इलेक्ट्रिकल वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ द नॉन पीवी वर्क। नॉन पीवी वर्क is also called available work or useful work। यूजफुल वर्क और अवेलेबल एनर्जी और अवेलेबल वर्क और यूजफुल वर्क। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यू शुड रिमेंबर द फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है, तो यू आर सपोज टू रिमेंबर। कंडीशन जरूर याद रखना, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। समझ में आ गई बात। हालांकि हम नॉर्मल कंडीशन में कुछ ना कहा जाए तो नॉन पीवी वर्क को कंसीडर नहीं करते और हम फिर क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को इस तरीके से लेते हैं कि डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर नेगेटिव आ जाए तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आ जाए तो नॉन स्पॉन्टेनियस और जीरो आ जाए तो इक्विलिब्रियम स्टेट और रिवर्सिबल नेचर ऑफ द प्रोसेस। नोट करें। चलो अब बात करेंगे हम वेरिएशन ऑफ गिब्स फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। लिखो हेडिंग, वेरिएशन ऑफ गिब्स फंक्शन जी ऑफ ए सब्सटेंस, रिएक्शन के लिए नहीं, किसी सब्सटेंस के लिए, किसी गैस के लिए, लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए, विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर टेम्परेचर चेंज करें तो किसी सब्सटेंस का गिब्स फंक्शन कैसे चेंज होगा, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। अब यहां ध्यान दो, डेरिवेशन में बताऊंगा बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है जिस पर मैं इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगा, बताऊंगा आपको। जैसे मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या थी, G इज इक्वल टू H माइनस TS। तो DG किसके बराबर हो गया, DH माइनस TDS माइनस SDT। इस तरीके से लिया। और H क्या होता है, U प्लस PV माइनस TDS माइनस SDT। तो DU प्लस PDV प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT। अब कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर मत करना, हम तो टेम्परेचर प्रेशर के साथ वेरिएशन ही फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अब तो हमें कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर नहीं चाहिए, हम तो टेम्परेचर चेंज और प्रेशर चेंज करें तो कैसे वेरिएशन होगा। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से du क्या लिख लोगे, Q प्लस W। W PV ओनली वी विल टेक, नॉन PV नहीं ले रहे हैं यहाँ, प्लस PDV प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT। नॉन पीवी वर्क तो हम केवल सिग्निफिकेंस के लिए लेते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स फंक्शन, वरना कैलकुलेशंस के लिए हम नॉन पीवी नहीं लेते। तो यहां पर विद नो नॉन पीवी वर्क, अगेन डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यू कैन फॉरगेट, यू कैन लीव। क्यू किसके बराबर होगा, रिवर्सिबल ले लेते हैं इसको, तो ये डब्ल्यू भी रिवर्सिबल ले लेते हैं। रिवर्सिबल में ये TDS होता है माइनस PDV होता है प्लस PDV प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT। अब जब देख लो कितने सारे टर्म कैंसिल, TDS से TDS कैंसिल, PDV से PDV कैंसिल, आ गया फॉर्मूला DG इज इक्वल टू VDP माइनस SDT। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, यू आर सपोज टू रिमेंबर। ये याद कर लो, डेरिवेशन याद है ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है, चलेगा, बट दिस फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर। इसका मतलब किसी सब्सटेंस के लिए अगर डेल्टा जी फाइंड आउट करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंटीग्रेट DG फ्रॉम 1 to 2, सो दैट इज VDP minus SDT. So like that integrate you can do and accordingly you can find out. इसी के दो केसेस बना लो। Case 1, for an ideal gas,
मान लो कोई आइडियल गैस कोई प्रोसेस कर रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर आइडियल गैस की अगर बात करें तो अब कांस्टेंट टेम्परेचर कर रहे हैं तो dt तो जीरो हो गया ना, तो यहां से जो dg की वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, vdp माइनस एस dt, तो ये टर्म तो हट गया, तो एक तरीके से डेल्टा जी किसके बराबर हो गया, vdp 1:2, और चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो pv इज इक्वल टू nRT, तो v किसके बराबर हो गया, nRT अपॉन p dp 1:2, फॉर्मूला आ गया, n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, टेम्परेचर ऊपर कांस्टेंट बोला है आपने, आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो nRT पूरा बाहर आ गया, कांस्टेंट है ना, और 1/p का इंटीग्रल क्या होता है जानते हो आप, ln p, और लिमिट लगाओगे तो ln p2 ओवर p1, सो दिस इज द फॉर्मूला, नोट करो, दिस इज द फॉर्मूला, नोट करो, दिस इज द फॉर्मूला। मैं बाकी की बात हटाऊंगा, बाकी केस 2 भी लेंगे अभी, नोट इट डाउन। तो हमने ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। अच्छा, ओरिजिनल फॉर्मूला कौन सा था, dg इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, इसे ही बोला था इक्वेशन नंबर 1, उससे ये इक्वेशन आ गई, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। चलो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स भी देख लें, केस 2, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स again at constant temperature, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की बात करें तो अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dg किसके बराबर हो गया, vdp, तो डेल्टा g किसके बराबर हो गया, vdp 1:2। अच्छा एक बात ध्यान दो, ये बात मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम लगभग कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लिख लेंगे इस बात को, वॉल्यूम ऑफ solids or liquids remains nearly constant, remains nearly constant, the volume of the solids and liquids remains nearly constant and on variation of pressure, प्रेशर अगर आप चेंज करते हो तो वॉल्यूम पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, नियरली कांस्टेंट, दैट इज हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मान देते हैं, वॉल्यूम को क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लो, गैस के लिए नहीं, गैस के लिए तो वैल्यू वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ। अरे सॉलिड लिक्विड की बात कर रही है, सॉलिड लिक्विड में मैं मान लो चेयर पे बैठ रहा हूं, सॉलिड के टुकड़े पे बैठ गया तो पिचक्कर को टुकड़ा वो वॉल्यूम कम थोड़ी हो जाता है उसका, इनकम्प्रेसिबल फेज कहलाता है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल फेज। इनकम्प्रेसिबल फेजेस का मतलब जो कंप्रेस ना हो पाए, जो आसानी से कंप्रेस ना हो, जिनका वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल हो, फिर तो क्या, फिर तो जब यहां से आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा जी वुड बी इक्वल टू वी कांस्टेंट हो गया 1:2 dp, और dp क्या है, p तो स्टेट फंक्शन है ना, तो v p2 माइनस p1, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए ही एप्लीकेबल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
तो कभी कभी गिब्स फंक्शन हमें वेरिएशन कैलकुलेट करना पड़ सकता है फॉर ए सब्सटेंस if temperature and pressure are varied. So you have a general equation, you are supposed to remember this equation, dg is equal to vdp minus sdt. चलो एक दो छोटे छोटे सवाल लेते हैं based on it. Note down the question. लिखो, पहले ये पूरी बात नोट करो. We will take some questions on it. जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसे कह दें, मान लो इस तरीके से बोल दें कि 100 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 1 बार प्रेशर टू मान लो ऐसे बोल दो 91 बार प्रेशर आइसोथर्मली. फाइंड, सिंपल सवाल ले रहा हूं बट इफेक्टिव. फॉर्मूला ध्यान में रखना है. फाइंड चेंज इन गिब्स फंक्शन फॉर दिस प्रोसेस. क्या बोला देखो, 100 ग्राम लिक्विड वाटर है. लिक्विड की बात कर रहे हैं, गैस नहीं, लिक्विड. उसको कंप्रेस किया 1 बार से लेके 91 बार तक. आइसोथर्मली का मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तो बताओ चेंज इन गिब्स फंक्शन कितना होगा. तो चेंज इन गिब्स फंक्शन अगर कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, आपको पता है कि डेल्टा जी, या ऐसे लिखो, फॉर्मूला क्या था वो बेसिक, 2-4 बार लिखो तो याद हो जाएगा. dg इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी. अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म क्या बन गया, 0. तो इसका मतलब डेल्टा जी कितना हो गया, वी डी पी. और मैंने तो बताया था ना, सॉलिड और लिक्विड के केस में वॉल्यूम कैन बी कंसीडर्ड कांस्टेंट. तो वी पी टू माइनस पी वन. पुट द वैल्यूज. वॉल्यूम तो दिया ही नहीं, बट लिक्विड वाटर है. लिक्विड वाटर की डेंसिटी क्या मान ली, कुछ ना दी जाए तो 1 ग्राम पर ml. तो फिर वॉल्यूम कितना हो गया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. मास 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी 100 ml हो गया. अब फंसते हैं बच्चे यूनिट्स में. यूनिट्स का ध्यान ना रखोगे आंसर कभी ना आने का. वॉल्यूम 100 ml, अरे ml को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो, 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब इंटू P2 माइनस P1 91 माइनस 1, ये तो बार है, 10 की पावर 5 पास्कल. 10 की पावर 5 पास्कल. 10 की पावर माइनस 4 इंटू 90 इंटू 10 टू द पावर 5, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 2, 900 जूल. दैट्स इट, यही आंसर है. इतना ही क्वेश्चन था बस. एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना. चलो मैं ही कर लेता हूं. वॉल्यूम 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. एसआई कैलकुलेशन में, एसआई यूनिट में वॉल्यूम मीटर क्यूब में लेना है और प्रेशर पास्कल में लेना है. और प्रेशर आपने चेंज किया है 1 बार टू 91 बार. 91 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर 5 और ये 90, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 2. सही है, 900. 900 जूल इज द राइट आंसर. तो लाइक दैट क्वेश्चन वाज देयर. अच्छा चलो एक आध सवाल और लेते हैं. लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन. पहले ये नोट कर लो, नोट करें इसको. अनदर क्वेश्चन. जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे कह दी कि 2 मोल ऑफ हीलियम गैस, आइडियल मान लेते हैं इसको. क्वेश्चन ना कहे तो आइडियल मान के चलेंगे. वॉन डर वाल्स कांस्टेंट थोड़ी अप्लाई करेंगे जब क्वेश्चन में ना दिए होंगे, आइडियली मानना पड़ता है. तो 2 मोल ऑफ हीलियम गैस इज हीटेड आइसोबेरिकली फ्रॉम 300 Kelvin to 400 Kelvin
find change in Gibbs function. अच्छा, given entropy of helium gas varies and that is 10 plus 10 to the power minus 2 T. ये वेरिएशन है जूल पर केल्विन पर मोल। ये है एंट्रोपी वेरिएशन ऑफ हीलियम विद टेम्परेचर। हीलियम मत लो, वैसे हीलियम फैक्चुअल होता है कि O2 गैस ले लो, मोनोटॉमिक गैस की जो मोलर हीट कैपेसिटी है दैट इज रिमेनिंग कांस्टेंट विद द वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो एक काम करो, हीलियम की जगह O2 लो। वैसे तो क्वेश्चन है न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, चलेगा, बट क्यों चलेगा, O2 लो, आप करेक्शन कर लो, O2 करियो सॉल्व, खुद ही करो, स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। अच्छा देखो क्वेश्चन, अब फॉर्मूला तो देखो यही है, गिब्स फंक्शन में dg इज इक्वल टू, बल्कि dg क्या है, vdp माइनस sdt। अब क्वेश्चन ने कहा है आइसोबेरिकली, आइसोबेरिकली का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो dp क्या हो गया, जीरो। आइसोबेरिकली मतलब dp जीरो है, तो फिर डेल्टा जी किसके बराबर हो गया, इंटीग्रेट करो sdt को 1 से 2 और s कितना फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा ये अभी पर मोल आएगा, बट 2 मोल के लिए फाइंड आउट करना है, तो पहले पर मोल निकाल ले 1 मोल के लिए, क्योंकि एंट्रोपी की वैल्यू 1 मोल के लिए दी हुई है और टेम्परेचर दिया हुआ है 300 से 400 केल्विन और ये 10 प्लस 10 टू द पावर माइनस 2 टी dt। दिस इज द वैल्यू, करिए सॉल्व जरा। माइनस 10 इंटू डी टी मतलब टी टू माइनस टी वन, 400 माइनस साइन तो वैसे बाहर ले लो, 300 प्लस 10 टू द पावर माइनस 2 बाहर आ गया और t का इंटीग्रल टी स्क्वायर अपॉन 2 भी बाहर आ गया, टी स्क्वायर मतलब 400 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर। करियो सॉल्व, 100 इंटू 10 1000 प्लस हाफ इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 4 बाहर आ गया, 100 का स्क्वायर, 4 चौक 16 माइनस 9। करो सॉल्व, कितना आ गया, माइनस 1000 और ये 150 इंटू, हाँ ये बचा ना 100 100 अपॉन 250 और ये रह गया 7, 350 1350 माइनस 1350 जूल पर मोल। 1 मोल के लिए है क्योंकि एंट्रोपी पर मोल है, ये मोलर एंट्रोपी दी हुई है। यूनिट देखो मोल की, यूनिट भी देख कर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट इसका मतलब डेल्टा जी फॉर 2 मोल पूछा है, तो 2 मोल के लिए कितना होगा, 2 इंटू माइनस 1350 2700 जूल, दैट्स इट। अब पर मोल मत करना, दिस इज द आंसर। तो गाइज ये थे सम छोटे छोटे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गिब्स फंक्शन, variation of Gibbs function of a given substance like gas, solid or liquid with pressure and temperature। हालांकि सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, नोट इट डाउन।